हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम 18 मार्च को जो अपना केमिस्ट्री कक्षा 12 का पेपर होने वाला है उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 विलियन अर्थात सॉल्यूशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लस आंसर। इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसके आंसर दोनों यहाँ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बोस्टर यूट्यूब चैनल पर आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब आने वाले दिनों में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक सभी चैप्टर वाइज आपको उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने चैप्टर नंबर 1 विलियन का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की क्या ज्ञात करनी है आपको? मोलरता। तो मोलरता ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में, वो तो कहाँ आ जाती है ऊपर, विलेय का अणुभार नीचे और विलियन का आयतन ml में लिया है तो मल्टीप्लाई कितने को कर देंगे? 1000 से। तो विलेय की मात्रा कितनी दी है? 20 ग्राम, तो आ गई ऊपर। और NaOH का मोल द्रव्यमान होता है 40। कितना होता है? NaOH का अणुभार कितना होता है? 40। और विलियन का आयतन नीचे आएगा तो 250 और ऊपर 1000। तो 250 से 1000 काटोगे कितना? 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 2 में कितना हो जाएगा? 10। फिर इस बिंदु से ये बिंदु तो कितना बचेगा? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2m। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ज्ञात कर सकते हो m बराबर WB इंटू 1000 बट्टे में MB इंटू VS विलियन का आयतन। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। m का मतलब मोलरता, WB का मतलब विलेय का भार, MB का मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, और VS मतलब विलियन का आयतन। अगला एक क्वेश्चन जस्ट इसी से रिलेटेड है कि 1 विलियन के 500 ml में, 1 विलियन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH है, तो मोलरता ज्ञात करनी है। सेम तरीका वही था, फॉर्मूला है। तो विलेय का भार कितना दिया? 4 ग्राम, ऊपर दिया मल्टीप्लाई 1000, NaOH है तो इसका अणुभार कितना होगा? 40, विलियन का आयतन 500, काटा तो कितने हुए? 2, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/10 और कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.2m। ये आप विशेष बात रखें, जब भी आप आंसर लिखें तो मोलरता ज्ञात करनी है तो या तो उसके आगे आप क्या लगा सकते हो? m, या इसकी इकाई। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो ये यूनिट लिखना ना भूले, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला है मोललता। मोललता, अगर इसी फॉर्मूले को, ये तो थी मोलरता, अगर मोललता ज्ञात करनी है तो जहां आपने VS लिखा है वहां पर विलाय का भार लिख दो तो एज इट इज फॉर्मूला काम में आ जाएगा। तो मोललता विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलाय का भार। अब केजी में ले तो ठीक है, ग्राम में ले तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ कैसे लिख सकते हैं? मोललता को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल m से। तो क्या हो जाएगा इसका? विलेय का भार WB, विलेय का मोल अणुभार MB, विलाय का भार WA। और अगर आपने इसको ग्राम में लिया है तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मोललता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। अगला आपका फॉर्मूला है PPP। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि PPM का पूरा नाम क्या होता है? तो पार्ट पर मिलियन। PPM को क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब बेटा कितना होता है? 10 की पावर 6। तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। तो जो मिलियन होता है 1 मिलियन बराबर 10 की पावर 6 होता है। तो याद करना है PPM याद करना, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6 कर सकते हो। अगला आपका हेनरी का नियम। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम और उसके उपयोग। तो निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा, याद कर लेना, निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगाए गए
दाब के समानुपाती होती है। तो निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो m समानुपाती P, तो m बराबर Kp। अब देखो इसी नियम को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर गैस की घुली हुई मात्रा को मोल अंश के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, गैस की घुली हुई मात्रा को मोल अंश के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो गैस का जो मोल अंश होता है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। जो उसका दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अगला, ये इसी हेनरी नियम का अनुप्रयोग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया कि रुधिर में O2 की कम सांद्रता से परिवर्तन कमजोर होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। तो स्पष्ट कीजिए इस विशिष्ट दिशा को क्या कहते हैं, नाम लिखिए और इस स्थिति का कारण। तो देखो रुधिर में O2 की कम सांद्रता पर परिवर्तन कमजोर होता है, इस दिशा को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहा जाता है। और इस स्थिति का कारण स्पष्ट कर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिससे शरीर की सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कम। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो O2 का आंशिक दाब कम होने के कारण, O2 का आंशिक दाब कम होने के कारण पर्वतारोही के रक्त में O2 की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे वह स्पष्ट सोच नहीं सकता। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम एनोक्सिया कहते हैं। इसके बाद देखो आगे हम बात करें हेनरी नियम की सीमाएं। देखो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और गैस ऐसी होनी चाहिए जो विलायक के साथ गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। तो ये हेनरी के नियम से। अब है मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र। बेटा काफ़ी बार प्रश्न आया है मोल भिन्न। तो जिस अवयव के मोल भिन्न ज्ञात करने, तो अवयव के मोल ऊपर और मिश्रण के कुल मोल नीचे। यहाँ एक बात और बता दो कि जो मोल भिन्न या मोल अंश जो राशि है वो मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है। तो मोल भिन्न बराबर अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जल वाष्प दाब का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए। तो देखो जल का वाष्प दाब कम हो जाएगा। अक्सर सी बात है, प्रश्न को आप समझो कि कोई जल था उसमें आपने 1 चम्मच चीनी मिला दी, तो चीनी मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जो चीनी होती है वो कैसी होती है, अवाष्पशील विलेय होती है। चीनी एक अवाष्पशील विलेय, तो जल का वाष्प दाब कम हो जाएगा क्योंकि चीनी एक अवाष्पशील विलेय। ताप बढ़ाने पर गैसों की दर में विलेयता घटती है। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो गैसों की दर में विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वह विलयन से बाहर निकलने लगते हैं। एक और रखना, लेकिन याद करना आपको, एक तो आपकी हीलियम और वह हाइड्रोजन, ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। हीलियम व हाइड्रोजन की विलेयता, हीलियम व हाइड्रोजन की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, क्या हम स्थिर क्वांथी मिश्रण के घटकों को प्रभावी आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं, समझाइए। क्या, तो पहला आंसर तो हो जाएगा नहीं, पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। क्योंकि आप सुना, क्योंकि स्थिर क्वांथी जो मिश्रण होते हैं उनके घटक उसके घटक एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। दोनों घटकों, जितने भी घटक होंगे वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, अतः वाष्पिक मिश्रण प्राप्त होता है, न कि शुद्ध अवयव। तो याद कर लेना कि स्थिर क्वांथी मिश्रण को हम प्रभावी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं। स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं, दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प परावस्था में, दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प परावस्था में संगठन क्या होता है, समान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, तथा ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। कैसे, एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, इन्हें स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। इनमें जैसे कोई भी बनाते हो जो दो घटक लेते हैं उनकी आयतन की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदर्श व अनादर्श विलयन। तो जो नाम से क्लियर है कि आदर्श विलयन आपका कौन सा होगा, कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन।
तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन। और आदर्श विलयन के लिए डेल्टा V इक्वल 0 होता है, डेल्टा H इक्वल 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा V नॉट इक्वल 0, डेल्टा H नॉट इक्वल 0 होता है। अब यहाँ पर आप आदर्श और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल याद कर लेना। अब देखो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.1 m सोडियम क्लोराइड या 0.1 m चीनी को 1 लीटर पानी में घोला जाए? देखो सीधी बात है कि यहाँ इनकी सांद्रता तो समान दी है। अब सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, NaCl क्या बना लेगा, Na प्लस और Cl माइनस। जबकि चीनी है वो सुक्रोज होती है तो ये अपने आयनों में टूटती नहीं है। तो देखा जाए तो जो सोडियम क्लोराइड है इसका वांटप गुणांक I का मान कितना आ जाएगा, 2, चीनी का कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो उस कंडीशन में दोनों विलयनों के क्वथनांक क्या होते हैं, असमान होंगे। अब क्यों होंगे वो सुन लो। NaCl विलयन के क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा, NaCl विलयन के क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा क्योंकि इसके आयनन से प्राप्त कणों की संख्या शर्करा विलयन से दुगनी होती है, क्योंकि आयनों में कितने आयन बनाएगा, ये 2 बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब व ताप के मध्य आरेख बनाइए। तो ये आरेख यहाँ पे बनाया हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। 1 मिनट के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आने वाले 3-4 दिनों में आपको डेली चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मिलने वाली है। और फटाफट मतलब कोशिश है आज से मतलब 30 से 45 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश कर दिया जाए। अगला, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं या हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? तो आपके सामने किसी विलायक में कैसा विलय मिला रहे हैं, अवाष्पशील। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी, कमी का मतलब कम होना। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। और हिमांक में अवनमन मोल लता के समानुपाती होता है, मोल लता। तो हिमांक अवनमन, जो हिमांक में अवनमन है उसको हम डेल्टा TF, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके समानुपाती होता है, स्मॉल m, अर्थात मोल लता के समानुपाती होता है। अगला, निम्नलिखित समान मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो अभी हमने वांटप गुणांक से पढ़ा था कि जिसके लिए वांटप गुणांक I का मान ज़्यादा होगा उसके क्वथनांक का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो NaCl में कितने आयन बनेंगे, 2, AlCl3 में आयनों की संख्या होगी 4, यूरिया में कितने रहेगी 1, MgCl2 1 Mg और 2 Cl, इसमें कितनी हो जाएगी 3। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, AlCl3 का, उससे कम MgCl2 का, उससे कम NaCl का और सबसे कम यूरिया का। तो ये क्रम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कौन से क्रम में लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में, कौन से क्रम में, तो ये बढ़ते हुए क्रम आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद देखो बड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, तो एथेनोइक अम्ल की मोल लता ज्ञात करनी है। तो परेशानी नहीं है, विलय का भार 30 ग्राम, एथेनोइक अम्ल का अणुभार कितना होता है 60, तो 60 नीचे एथेनोइक अम्ल मतलब विलायक हो गया, विलायक का भार कितना 100 ग्राम, ऊपर 1000। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु, 1 बिंदु से 1 बिंदु, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखना 5 और मोल लगता है तो स्मॉल m, या इसको आप 5 मोल प्रति किलोग्राम भी लिख के आ सकते हो। अगला, प्राशन दाब को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आपसे, प्राशन दाब को परिभाषित कीजिए। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अधपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह प्राशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। और वह अतिरिक्त
वह अत्यधिक दाब जो विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकता है उसे हम प्राशन दाब कहते हैं। तो यहाँ आपके प्राशन और प्राशन दाब दोनों की परिभाषा आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कौन सी झिल्ली से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाह है प्राशन कहलाता है। और वह अत्यधिक दाब जो प्राशन की क्रिया को रोकता है, वह अत्यधिक दाब जो विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकता है उसे प्राशन दाब कहते हैं। अगला, ये क्वेश्चन तो अपने बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि कच्चे आम को शांत लवणीय जल में रखने पर क्या होता है, आम सिकुड़ जाएगा। बाह्य प्राशन के कारण जल बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाने से कच्चा आम संकुचित अर्थात क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम प्राशन क्या है, समझाइए। तो बेटा ये जो इस चैप्टर नंबर 1 की जो हम ये सीरीज ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जितने भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इनके आपको आंसर भी है और इनको अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छे अंक बिल्कुल प्राप्त कर पाओगे। तो केमिस्ट्री में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। प्रतिलोम प्राशन, देखो प्राशन का जस्ट उल्टा प्रतिलोम होता है और इसका एक उपयोग पूछा जाता है। तो उपयोग यहाँ पर लिखा है समुद्री जल के विलवणीकरण में। प्रतिलोम प्राशन का उपयोग कहाँ करते हैं हम, समुद्री जल के विलवणीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यदि विलयन पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो क्रिया उल्टी हो जाएगी। यदि विलयन पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से परागमन करता है, अर्थात प्राशन की दिशा बदल जाती है। इसे हम प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। समुद्री जल के विलवणीकरण में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाते हैं। अगला है निम्न को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बड़ा सीधी सी बात है कि जिसका आयनन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझे, निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, जिसका आयनन ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। अब इनके आयनों में देख लो, सांद्रता सबके समान है, Na2SO3, 2 Na और एक SO4, तो ये कितने आयन बनाएगा, 3। NaCl 2 आयन बनाएगा। ग्लूकोज अपने आप में एक ही रहता, टूटता नहीं है। और Al2 के 2 और SO4 होल्टाइस 3, तो 3 2 5, तो इसके 5 आयन। तो जिसके सबसे ज़्यादा आयन बनेगी उसका क्वथनांक घटेगा वगैरह, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, उससे कम 3 नंबर, उससे कम 2 नंबर, उससे कम 1 नंबर। तो ये इसी क्रम में यहाँ पर इसको व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद बेटा अब चलते अगले क्वेश्चन पे। बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, अगर इनको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। वैध अणु मतलब बड़े अणु के मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म प्रयुक्त है, तो याद कर लेना प्राशन दाब। अब वैध अणु आ जाए या बहुलक लिखा हुआ आ जाए, चाहे प्रोटीन लिखे हुआ आ जाए, बहुलक, प्रोटीन या वैध जितने भी बड़े अणु होते हैं उनका जो मौलिक द्रव्यमान है, उनके मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, प्राशन दाब। अगला वाला क्वेश्चन सेम जस्ट हमने पढ़ा था वही है, इसमें केवल ये 2 कंपाउंड अलग है, बाकी का आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। तो देख लो आयनों की संख्या कि इसमें 2 और 3 कितने, 5 आयन बनेंगे, इसका 1 आयन बनेगा, इसमें K और Cl 2 आयन बनेंगे, इसमें 1 Cl और 1 कैल्शियम और 2 Cl 3 आयन बनेंगे। तो सबसे अधिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये क्रम आ गया। अगला आपके सामने देखो, बात करें बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के विलयन से वांटाप गुणांक का मान कितना होगा। देखो बेंजीन में जैसे ही आप एथेनोइक अम्ल का मतलब CH3COOH को मिलाओगे तो इनके 2 अणु मिलकर आपस में एक अणु बनाते हैं। तो इसके 2 अणु हैं और ये 2 अणु आपस में इस प्रकार के स्टिक से बनाते हैं। और इस प्रकार से ये मतलब 2 अणु मिलकर ये दीलक बना लेते हैं। अर्थात अगर यहाँ पर आप अणु 100 लोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 50, तो आधा हो जाता है। तो वांटाप गुणांक का मान कितना होगा, तो बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के विलयन के लिए वांटाप गुणांक का मान कितना हो जाता है, 1/2, जिसको आप चाहो तो 0.5 कह सकते हो, आधा हो गया, क्योंकि यहाँ 2 अणु लिए तो दोनों जुड़ के 1 बनाएगा। तो वांटाप गुणांक का मान, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। अगला, हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखें। तो
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेनरी नियम के दो अनुप्रयोग लिखे। तो पहला प्रयोग, शीतल पेय पदार्थों की बोतलों में उच्च दाब पर बंद किया जाता है, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर हिला के खोलोगे तो वो प्रेशर के साथ बाहर निकलती है, वो हेनरी के नियम के कारण ही ऐसा होता है। दूसरा, गोताखोर द्वारा प्रयुक्त सिलेंडर में N2 व O2 के साथ और कौन सी गैस, हीलियम गैस भी मिला दी जाती है। कौन सी गैस, हीलियम गैस भी भरी जाती है। तो शॉर्ट में ये दोनों उपयोग लिखे हुए हैं। अगला है राउल्ट के नियम का उपयोग लिखे। तो बेटा राउल्ट का नियम दो प्रकार से लागू होगा। एक तो होता है वाष्पशील विलय के लिए, वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए। दूसरा है अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए। तो दोनों में अलग अलग बात कर लेते हैं कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ये तो किसके लिए, वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए, कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए क्या होगा, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब, वाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक तो एनोक्सिया क्या होती है और दूसरा बैंड क्या होता है। तो एनोक्सिया तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देखो क्वेश्चन था एनोक्सिया व बैंड को समझाइए। तो एनोक्सिया, पर्वतारोही जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है, पर्वतारोही जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है, O2 का आंशिक दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो O2 का आंशिक दाब कम होने से पर्वतारोही के रक्त में O2 की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, जिससे उसके सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, स्पष्टता कम हो जाती है। इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। और बैंड से बेटा दूसरी कंडीशन होती है, ये गोताखोर से रिलेटेड है। जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो गहरे समुद्रों में गोताखोर को उच्च दाब वाली वायु में सांस लेनी पड़ती है। गहरे समुद्रों में गोताखोर को उच्च दाब वाली वायु में सांस लेनी पड़ती है। अतः दाब अधिक होने के कारण रक्त में N2 और O2 की विलेयता बढ़ जाती है। और जब वह सतह पर आते हैं तो रक्त में घुली O2, जब वह सतह पर आते हैं तो रक्त में घुली O2 के साथ जो नाइट्रोजन गैस भी होती है, O2 के साथ जो नाइट्रोजन गैस भी होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त पीड़ा होती है। इसी पीड़ा को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। और इस पीड़ा से बचाव के लिए O2 और N2 के साथ उसमें हीलियम गैस भर दी जाती है, जिससे उसकी विलेयता है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ये विसरण और दूसरा प्राशन। बेटा दोनों एक दूसरे के विपरीत। देखो विसरण में क्या होता है कि विलय के अणुओं का, विसरण की प्रक्रिया में क्या होगा बेटा, विलय के अणुओं का, विसरण में अगर हम बात करें तो समझना यहाँ से क्वेश्चन कि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सतह प्रवाह विसरण कहलाता है। तो पहली बात तो विसरण की क्रिया में कौन गमन करेगा, विलय गमन करेगा, और ये क्या होगा, अधिक सांद्रता से, सुन लेना यहाँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो ये चीज, तो अब प्राशन इसकी उल्टी होगी। प्राशन में जो गमन करता है वो कौन होता है, विलायक का अणु। दूसरा, प्राशन की क्रिया के लिए आपको अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, और इसका उल्टी हो जाएगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो प्राशन में क्या होगा, विलायक के अधिक का कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह प्राशन कहलाता है। अगला, गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले दो कारक, बेटा एक तो ताप और दूसरा दाब। ये हमने पढ़ा था कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो विलयन से बाहर जाने का प्रयास करते हैं। दाब, और ये तो समानुपाती है, तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि एकाग्र आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। अगला, गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी नियम से समझाइए। तो बेटा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने हेनरी नियम पढ़ाई था। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में
एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग की सलाह दी जाती है। बेटा जो सलाह दी जाती है वो सर्दियों के लिए होती है, गर्मियों के लिए नहीं होती है। तो गर्मियों में नहीं देती, देखो सर्दियों में एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये कूलेट में हिमांक को कम कर देता है। मतलब उसके अंदर जो जल होता है, कार के रेडिएटर में जो जल होता है वो जम जाता है, तो जमने से बचाने के लिए उसमें हम एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, तो कूलेट को जमने नहीं देता है। अगला है असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। बेटा जो मोलर द्रव्यमान असामान्य का मतलब जो सामान्य मान से कम या ज़्यादा, तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में, असामान्य मोलर द्रव्यमान की बात करें तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में ये कम हो या अधिक हो, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और ये तभी होगा जब विलय का या तो क्या हो, सगुणन हो, विलय का या तो क्या हो, सगुणन हो, या विलय का क्या हो, वियोजन। तो सगुणन या वियोजन की कंडीशन में आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान आपको प्राप्त होता है। इसके बाद देखो बेटा अगले, अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। एक ये आपके प्राशन दाब से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछ सकते हैं कि प्राशन दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखे। तो प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT। बेटा सी का मतलब क्या होता है, यहाँ सांद्रता होती है, क्या होती है, सांद्रता। तो पाई बराबर CRT, आर क्या गैस नियंत्रण, टी का मतलब टेम्परेचर और पाई है प्राशन दाब। तो प्राशन दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ, पाई बराबर CRT। ठीक है। इसके बाद अगला है शर्करा के किण्वन से, प्रश्न को समझना, शर्करा के किण्वन से एथेनॉल बनाते समय हम प्रभाजी आसवन से 95% से अधिक शुद्ध एथेनॉल नहीं बना सकते, क्यों। मतलब अगर प्रभाजी आसवन विधि से आप किण्वन के द्वारा एथेनॉल बना रहे हो तो 95% ही शुद्ध एल्कोहल बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा वाली कंडीशन में आपको स्थिर क्वांति मिश्रण बन जाता है। क्योंकि यह एक स्थिर क्वांति मिश्रण होने के कारण इसके घटक एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और वाष्पीकृत मिश्रण प्राप्त होता है, न कि शुद्ध घटक। अतः 95% से अधिक शुद्ध एथेनॉल प्राप्त नहीं होता। समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने कि समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। ऐसा विलयन जिसका प्राशन दाब क्या होता है, समान होता है, समप्रासरी विलयन कहलाता है। जिसका कम होगा वो अल्पप्रासरी, जिसका ज़्यादा होगा वो अतिप्रासरी विलयन कहलाता है। देखो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्राशन दाब विधि अधिक उपयोगी क्यों है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्राशन दाब विधि अधिक उपयोगी क्यों है। तो क्योंकि प्राशन दाब एक तो हम कमरे के टेम्परेचर पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि प्राशन दाब को हम कहाँ पे, कमरे के टेम्परेचर पर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तनु विलयनों के लिए इसका मान अन्य अणुसंख्यीय गुणधर्मों से अधिक प्राप्त होता है और तनु विलयन के लिए ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि प्राशन दाब कमरे के ताप पर ज्ञात किया जा सकता है तथा तनु विलयनों के लिए इसका मान अन्य अणुसंख्यीय गुणधर्मों से अधिक होता है। अगला बेटा प्राशन का जैविक महत्व लिखिए। प्राशन का आपको क्या लिखना है, जैविक महत्व लिखना है। तो देखो मांस को संरक्षित रखने के लिए उस पर नमक लगा कर रख दिया जाता है, ये भी प्राशन का ही उदाहरण। दूसरा जल मर्दा से पादप के विभिन्न भागों तक प्राशन से ही पहुंचता है। जल मर्दा से पादप के विभिन्न भागों तक प्राशन के द्वारा ही पहुंचता है। तो उम्मीद है तो प्राशन की जैविक दो महत्व है। अगला देखो नमकीन जल में रखने पर कोशिका सिकुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उससे जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्योंकि बाह्य प्राशन के कारण, कौन से, बाह्य प्राशन के कारण कोशिका से जल बाहर निकल जाता है। इसके विपरीत क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किशमिश को जल में रखने में वो फूल जाता है, क्योंकि वहाँ अंतःप्राशन होता है और उसमें जल प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला इसके बाद क्यों बेंजीन या एप्रोटिक विलायकों में एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 120 होता है, क्यों। तो बेटा क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 60 होता है। लेकिन बेंजीन
या अन्य जो विलेन उनमें मिलाते हैं तो होगा क्या कि इसके 2 अणु आपस में मिल जाते हैं, और 2 अणु मिलने से इसका कितना हो जाता है 120, क्योंकि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाता है, आपका दिलक बनाता है। आता है इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, दुगना, और यहाँ पर ये इसकी संरचना बना के आपको समझा दी गई है। इसके बाद देखो बेटा अगले क्वेश्चन की बात हम करें, अब आपके थोड़े से हम न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 10% W/W जलीय H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा 10% का मतलब क्या हुआ, H2SO4 कितना है 10 ग्राम मान सकते हैं और जल कितना हो जाएगा 90 ग्राम बस, और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 98। तो तीनों मान मैंने बता दी, अब आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जो फॉर्मूला मोलरता तो स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 बट्टा MB इंटू WA। तो विलेय का भार कितना हो जाएगा 10 इंटू 1000, मोलर द्रव्यमान 98 बताया था मैंने आपको, और जल का विलायक हो गया उसका द्रव्यमान कितना 98 और ये 90। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना 1.13 m आ जाएगा। अगला 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/30, ये इसकी सांद्रता दे दी, सांद्रता कितना है 1/10 विलियन का प्रासंदाप ज्ञात कीजिए। तो बेटा अभी हमने प्रासंदाप का फॉर्मूला लिखा था पाई बराबर CRT, C कितना है 1/10 हो गया, R गैस नियतांक होता है और T टेम्परेचर, जो केल्विन में लेंगे तो सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये यहाँ पर इन्होंने वैल्यू रख दी और इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया है कि आपको प्राशन दाब देखकर प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है। तो बेटा सीधी सी बात है कि प्राशन दाब का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था पाई बराबर क्या होता है CRT, और C का मतलब होता है सांद्रता। तो सांद्रता को आप क्या लिख सकते हो कि सांद्रता अगर आपको लिखनी है तो W/MB m चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर इसका मान रख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगला बेटा क्वेश्चन दिया क्वथनांक में उन्नयन क्या है। जिस प्रकार से हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है ज़्यादा होना, वृद्धि होना। ठीक है, अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प क्या कि अवाष्पशील विलेय का विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए उन्हें अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है। फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक हो जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसको डेल्टा TB के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वथनांक में उन्नयन है वो उसकी मोलरता के समानुपाती होता है। अगला वांटाप गुणांक किसे कहते हैं। तो वांटाप गुणांक द्वारा असामान्य मोलर द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, जिसको हम I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वांटाप गुणांक को किसके द्वारा, I के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो असामान्य मोलर द्रव्यमान को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। घनत्व कितना दे दिया 1.1 ग्राम पर ml है। ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, तो देखो इसका आंसर इस प्रकार से लेंगे कि विलय का द्रव्यमान कितना दिया 11 ग्राम, विलयन का आयतन ज्ञात करना है। तो विलयन का आयतन तो आपको दिया 500 ml और विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसको घनत्व से गुणा कर दो 1.1 से, तो 550 आ गया। तो 11 × 550 मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2%। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो
क्लास 12 18 मार्च को जो अपनी केमिस्ट्री की एग्जाम होने वाली है, उसका जो पहला चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीटली ज़्यादा नहीं, केवल 30 से 35 मिनट की क्लास में इसको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको लगता है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की भी अगर इस प्रकार की क्लास होनी चाहिए तो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।